हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। देश आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस सेशन में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए भारतीय इतिहास का जो एक कंप्लीट टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इसके पार्ट 1 को देखेंगे और इसमें हम लोग पूरा 1947 तक पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो विधायी संशोधन और सुभाष चंद्र बोस अलग से टॉपिक दे रखा है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक करेंगे वो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो कि आपका पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें राजा राम मोहन राय इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण एवं आधुनिक भारत के पिता। उसके बाद अगर बात करते हैं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, इन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। फिर इन्होंने जो स्थापनाएं की उनको देख लेते हैं हम लोग। 1814 यानी कि 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, 1828 में राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका, 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1829 में सती प्रथा का अंत किसकी सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी, तो इनको राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। फिर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहकर पुकारा। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि युगदूत किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय, और ये उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और इनका निधन कहाँ हुआ था, तो ब्रिस्टन इंग्लैंड में। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी हम यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग क्या कर रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करते हैं तो 1839 में उन्होंने क्या किया था, तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था और वहीं से तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर की। या फिर इस सभा का गठन कब हुआ, 1839 में। ठीक, आगे देखते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ये 1862 में ब्रह्म समाज के आचार्य बने। वही ब्रह्म समाज जो कि 1828 में किसने बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। जो राजा राम मोहन राय ने बनाया था उसके ये क्या बन गए, आचार्य बन गए। लेकिन इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, किंतु अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। क्या थे, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया लेकिन अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। फिर 1865 में आचार्य पद से बर्खास्त। अब ये बर्खास्त क्यों किए गए, तो मैं बता देता हूँ कि इनकी एक पुत्री थी 13 वर्षीय। पुत्री थी कितने वर्षीय, 13 वर्षीय। इनका इन्होंने क्या कर दिया था, विवाह कर दिया था। और जो ब्रह्म समाज था वो बाल विवाह के भी क्या था, खिलाफ था। इस वजह से इनको इसके पद से क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया था। तो इन्होंने 1866 में क्या किया, एक ब्रह्म समाज की स्थापना की और उस ब्रह्म समाज को क्या बोला गया, साधारण ब्रह्म समाज। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केशव चंद्र सेन ने जिस ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं, विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी कि जिन औरतों के पति मर जाते थे उनको क्या किया जाता था, पहले साथ में जला दिया जाता था, लेकिन इन्होंने उस पर रोक लगाई। क्या किया, विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया कब, 1856 में। और मतलब किसके द्वारा लाया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, और महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का भी इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर। तो जो मराठी पत्रकारिता थी उसके जनक कहे जाते हैं, कौन, बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर। और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, उसके बाद इनके समाचार पत्र कौन थे, दर्पण और दिग्दर्शन। तो अगर ये पूछा जाए कि समाचार पत्र जो है दर्पण और दिग्दर्शन ये किसके थे, तो ये थे बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। गोपाल हरि देशमुख, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि जो लोकहितवादी पत्रिका है ये किसकी है, तो ये गोपाल हरि देशमुख की है, लोकहितवादी पत्रिका। इन्होंने एक वाक्य बोला था कि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। मतलब अगर कोई धर्म है जो समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है, मतलब जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना चाह रहा है, तो उस धर्म को क्या कर देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए। ये किसका सेंटेंस है, ये किसका कथन है, गोपाल हरि देशमुख का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ज्योतिबा फूले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो लड़ाई की थी किसकी, जाति व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने फिर जाति व्यवस्था के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की, कब, 1873 में, 1873।
इन्हें भी महात्मा की उपाधि विट्ठल राव कृष्णजी वंदेकर के द्वारा दी गई थी। एक तो महात्मा गांधी जी को बोला जाता है और इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? विट्ठल राव कृष्णजी वंदेकर ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले को क्या कहकर पुकारा था? महात्मा कहकर। और इनकी जो पुस्तकें हैं, सार्वजनिक, सत्य धर्म और गुलामगिरी, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब कौन है इनकी? गुलामगिरी। गुलामगिरी के राइटर कौन है? ज्योतिबा फुले। और सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म दूसरी किताब ये है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और ये किस में विश्वास करते थे? वेदांत में विश्वास करते थे। 1893 में शिकागो का महा सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। वहीं से इनकी जीवन यात्रा शुरू होती है मेन। फिर क्या किया? वहाँ से वापस लौटने के बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की, क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो क्या थे? इनके गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी और 1893 में शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। ठीक है, इसके अलावा न्यू हिंदुइज्म। न्यू हिंदुइज्म ये भी किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती। अब अगर हम बात करते हैं कि दयानंद सरस्वती की, तो इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इन लोगों के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका जो मेन काम क्या था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका एक प्रसिद्ध कथन था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। और इनकी एक फेमस पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ मुस्लिम सुधारक देखेंगे, समाज सुधारक। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान, इन्होंने 1888 में नाइटहुड की उपाधि, अगर हम बात करते हैं नाइटहुड की उपाधि इनके अलावा किसको मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? एक तो रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, और किसको मिली थी? सर सैयद अहमद खान को। इन्होंने पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया था, पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, जो कि मुस्लिम में फेमस है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। 1875 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बहुत बार पूछा गया है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। और इनकी पत्रिका का नाम क्या था जो ये प्रकाशित करते थे? तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन कौन हुए उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो एक प्रार्थना समाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1867 में। ठीक है, और 1867 में ही एम जी राणा डे इसमें शामिल हुए। कहा यह जाता है कि एम जी राणा डे की सहायता से ही इन्होंने प्रार्थना समाज की क्या थी? स्थापना की थी। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? एम जी राणा डे। ठीक है, महाराष्ट्र के सुकरात किसको कहा जाता है? एम जी राणा डे को। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, यंग बंग आंदोलन बहुत बार पूछा गया है कि यंग बंग आंदोलन किसने चलाया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। ये अंग्रेज थे लेकिन ये भारतीयों के समर्थन में थे, ये भारतीयों का साथ दे रहे थे, तो इन्होंने ही चलाया था यंग बंगाल आंदोलन। और इनको आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रकवि माना जाता है। किसको? हेनरी विवियन डेरोजियो को। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। और कब हुई थी? 1875 में ही। और किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में ये कब आए? तो 1882 1882 में इसका जो मुख्यालय भारत में कब बनाया गया? कहाँ बनाया गया? अडयार मद्रास में। ठीक है, उसके बाद आगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर इसकी बात करते हैं तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत पूछा जाता है, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1905 में। और इनकी पत्रिका अगर पूछी जाए तो हितवादी पत्रिका। ठीक है, लोक हितवादी किसकी थी? ऊपर हमने बताया था। और ये हितवादी किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये कुछ मुस्लिम आंदोलन है। यहाँ पर फराजी आंदोलन किसने स्टार्ट किया? हाजी शरीयतुल्लाह। कब? 1818 में। ठीक, वहाबी आंदोलन बहुत बार पूछा गया है, सैयद अहमद बरेलवी। कब स्टार्ट किया? 1820 में। उसके बाद देवबंद स्कूल, ये मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। 1866 में देवबंद स्कूल। ठीक है, उसके बाद अहमदिया आंदोलन, ये कब आया? 1889 1889। किसने किया? स्टार्ट किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ठीक है, तो ये आंदोलन याद रखना है आपको, हो सकता है कोई एक पूछ ले इसमें से। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हमारे जितने मेन आंदोलन थे या ये धार्मिक सुधार हुए
उन सबको हमने देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। ठीक, स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ जो कि हमारा मेन टॉपिक है, स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 चरणों में। कौन कौन से इसके चरण हुए? पहले चरण की बात करें तो 1885 से जो पूर्व की घटनाएं हुई, 1885 में आप लोग को पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उसके पहले जो घटनाएं हुई उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चरण। फिर 1885 से 1919 तक का जो काल रहा उसको द्वितीय चरण बोलते हैं। उसमें 1885 से 1905 तक को क्या बोलते हैं, उदारवादी काल। और 1905 से 1919 तक को क्या बोला जाता है, उग्रवादी काल या उग्रवादी चरण। ठीक है। फिर तीसरा चरण क्या है, 1919 से 1947 यानी कि भारत की आज़ादी तक, इसको क्या बोला जाता है, गांधी युग यानी कि गांधीयन एरा। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पहला चरण जो कि क्या है, 1885 से पूर्व क्या हुआ उसकी घटनाएं देखेंगे। ठीक, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं थी, तो यहाँ से देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशन सभा कब बनी थी, 1836 में। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा ये बनाई गई थी, बंग भाषा प्रकाशन सभा। उसके बाद जो सबसे पहली, अगर ये पूछा जाता है कि कांग्रेस से पहले कौन सा संगठन सबसे पहले बना था, तो ये अथराइज नहीं था बंग भाषा प्रकाशन सभा। तो सबसे पहले अगर कोई बनी थी सोसाइटी या कमेटी तो वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी। बहुत बार पूछी गई है। और कब बनाई गई थी, 1838 में। किसके द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों से। और ये किसके लिए बनाई गई थी, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पहली रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 द्वारका नाथ टैगोर के प्रयासों से। ठीक, आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 में। किसके द्वारा, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। और कहाँ की गई थी ये, लंदन में की गई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक, 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। फिर बात करते हैं इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष। किसने की थी, शिशिर कुमार घोष, 1875 में। ये सुभाष चंद्र बोस के भतीजे थे। सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, भतीजे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना हुई। किसने किया था, एस एन बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, दादा भाई नेहरूजी। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, आगे देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा ये किसने बनाया था, एम जी रानाडे। वही एम जी रानाडे जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, आगे देखते हैं। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना किस कब हुई थी, 1884। मद्रास महाजन सभा किसने किसने किया था, इसमें कौन कौन शामिल था, एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। 3 लोगों ने मिलकर बनाया था इसको, मद्रास महाजन सभा 1884। एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें केवल जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं वही दिए गए हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1885। और कौन कौन शामिल था, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के टी तैलंग। इन 3 लोगों ने मिलकर बनाया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। ठीक है, अब ये तो हो गई सोसाइटीज़ जो कांग्रेस के पहले स्थापित हुई। उसके बाद कांग्रेस के पूर्ववर्ती अभियान कौन से हुए। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या था, जो लॉर्ड लिटन का शासन, जो लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था उसका शासनकाल, जो कि बहुत बेकार इसको माना गया है कि सबसे बेकार गवर्नर जनरल अगर कोई भारत का रहा है तो कौन रहा है, लॉर्ड लिटन। तो इसका भारतीयों के प्रति निरंकुश शासन, इसके विरोध में क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुई, इसी के टाइम में एक शस्त्र अधिनियम आया 1878, मतलब कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं रख सकता है। तो इसके विरोध में भी क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ। ठीक है, और किस चीज़ के लिए हुआ, एक आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सबको पता होगा, ये भी 1878 में आया था। ये इसमें ये बोला गया था कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता थी उस पर रोक लगा दिया गया था। और सबसे मेन ये था कि हिंदी में कोई समाचार पत्र नहीं छापा जाएगा। क्यों, क्योंकि हिंदी अंग्रेज पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो जो घटनाएं होती थी उसमें इनको पता नहीं चल पाता था, इसलिए इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। और 1878 में जो आया उसके विरोध में भारतीयों ने क्या किया, विरोध किया। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, समाचार पत्रों पर रोक,
और हिंदी भाषा वाले जो थे उनको बिल्कुल बंद करा दिया गया। ठीक है, उसके बाद आया इल्बर्ट बिल। अब हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की। क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल कब आया था। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल आया था 1883। ठीक, इसमें बोला क्या गया था कि जो भारतीय व्यक्ति होगा वो न्यायालय में यूरोपियों की सुनवाई में दलील दे सकते हैं। ठीक है, इल्बर्ट बिल जब आया था तो ये बोला गया था कि अगर कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक, वहाँ पर अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति है, मतलब कोई अंग्रेज है, ठीक है, उसकी अगर सुनवाई चल रही है तो भारतीय व्यक्ति उसमें दलील दे सकते हैं। ठीक, इसको क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो भारतीयों ने क्या किया था, इसके समर्थन में आंदोलन किया था कि इसको लाया जाए, इल्बर्ट बिल को लाया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमारा 1885 से पूर्व की जो घटनाएं हुई और जिन संस्थाओं की स्थापना हुई वो चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक की सारी चीज़ें क्या क्या हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई, उसको क्या बोला जाता है, उदारवादी चरण, और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1885 से 1905, क्योंकि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन, और तभी से जनता में क्या होता आने लगता है, आक्रोश आने लगता है। तो यहाँ तक का जो काल है वो क्या हो जाएगा, उदारवादी चरण। तो इसमें सारी घटनाएं देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये कब हुई थी। एक्चुअल में 1884 में एक एओ ह्यूम, जो कि कहाँ का था, ऑकलैंड का था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एओ ह्यूम किस देश का निवासी था, तो ये ऑकलैंड का था। ब्रिटेन का बिल्कुल मत लगाना, ये कहाँ का था, ऑकलैंड। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय संघ की। फिर जब इनका प्रथम अधिवेशन हुआ 1885 में, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई, कैसे स्थापना हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी सार्वजनिक घोषणा 5 दिसंबर 1885 को द हिंदू अखबार में की गई थी। ठीक है, द हिंदू अखबार उस टाइम आता था, उसमें 5 दिसंबर 1885 को इसकी सार्वजनिक घोषणा की गई कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना की जाएगी। और इसके अगर हम पहले सत्र के आयोजन की बात करते हैं तो ये कहाँ किया गया था, तो इसका जो पहला सत्र था इसका आयोजन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। ठीक है, अब उसकी देख लेते हैं अध्यक्षता, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अध्यक्षता। तो जो पहला ये हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको क्या बोला जाता है, WC बनर्जी। ठीक है, और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये कांग्रेस की स्थापना हो गई, पहला सेशन हो गया। फिर जब कांग्रेस बनी तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात हुई कि इस पर बहुत लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ दी, तो वो देख लेते हैं क्योंकि कथन कई बार पूछा गया है इसमें। तो कांग्रेस पर की गई टिप्पणियाँ, तो उस समय, हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये उस समय कौन था, डफरिन था। ठीक है, अब बात करते हैं डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहकर बोला था, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, ये किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। ठीक, अब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में क्या करना चाहता हूँ, सहयोग करना चाहता हूँ। यह कथन किसका है, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कि भारतीय हैं, सबसे ज़्यादा भारतीयों का पूछा जाता है कि भारतीयों ने क्या कहा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। ये कथन किसने कहा था, तिलक ने, और बहुत ज़्यादा फेमस है कि वर्ष में जो, क्योंकि साल में एक बार मीटिंग होती थी साल के अंत में कि क्या हमने किया है पिछले साल और आगे हमें क्या करना है, तो इन्होंने क्या कहा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक, और लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। इन्होंने क्या कहा कि उसमें जो भारतीय हैं वो शिक्षित हैं और उनका एक वार्षिक राष्ट्रीय मेला लगता है वो। ठीक, फिर इसको बिपिन चंद्र पाल जी ने क्या कहा था कि ये क्या है, एक याचना संस्था है, मतलब मांगने वाली संस्था है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, मतलब उसमें जो लोग हैं वो किस लिए हैं, पदों के भूखे हैं। फिर जिन्ना ने क्या कहा था, तो कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस है, क्योंकि ये अपना मुस्लिम आंदोलन चला रहे थे, तो ये अलग इन्होंने बना लिया था क्या, अपनी मुस्लिम लीग, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे थे उसके ये समर्थन में नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस है। ठीक है, आगे अरविंद घोष ने क्या कहा, कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदन का वर्णन बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में किया। इन्होंने क्या कहा, जो कांग्रेस के नेताओं का प्रतिवेदन है उनका जो वर्णन किया किस रूप में किया, बुलबुलों के साथ खेलने के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाँ, अश्विनी दत्त एक थे, इन्होंने क्या कहा, सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है या सम्मेलन है, इसको इन्होंने क्या कहा, 3 दिन का तमाशा। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, अब हम लोग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो उसकी लिए स्टार्टिंग के 4 अधिवेशन तो एकदम याद रखने हैं। 1885 पहला, अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, पहला अधिवेशन था और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72, ऊपर बताया मैंने। फिर 1886 कहाँ हुआ, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरूजी, पहले पारसी अध्यक्ष, क्योंकि दादा भाई नेहरूजी क्या था, पारसी। ठीक है, कांग्रेस स्टेडियम कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद 1887 मद्रास, अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, क्या याद रखना है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बने, 1887 मद्रास। ठीक, फिर 1888 का आता है इलाहाबाद, कौन थे, जॉर्ज यूले, ये क्या था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, जो कि गैर भारतीय, यानी या गैर भारतीय कह ले या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इलाहाबाद जॉर्ज यूले, 1888। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1905 बनारस, कहाँ हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, क्योंकि 1905 में मैंने क्या बताया, पहले ही बताया था, बंगाल विभाजन हुआ था, वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग अधिवेशन पढ़ रहे हैं, ये आगे की सारी जब सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बीच बीच में आएंगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं 1905, क्योंकि क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरुद्ध निंदा व्यक्त की गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक, स्वदेशी वस्तुओं और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, सार्वजनिक बैठकें और जुलूस के आयोजन पर बल दिया गया, कि मतलब आपस में बैठो, आपस में बातचीत करो और योजनाबद्ध तरीके से काम करो। ठीक, अश्विनी कुमार दत्ता की स्वदेश बंधु समिति तथा स्वयं सेवकों की समिति का निर्माण किया गया। उसके बाद पारंपरिक लोकप्रिय उत्सव जैसे गणपति उत्सव, ठीक, और मेलों का आयोजन किया गया। ठीक, उसके बाद राष्ट्रवादी गीत उन्होंने किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एक आमार सोनार बांग्ला और स्वदेश गीतम सुब्रमण्य भारती। और चित्रकला को बढ़ावा दिया गया, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा लोक भाषा में क्या सुधार हुए, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो मतलब यहाँ पर मेन चीज़ क्या था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका विरोध किया गया। ठीक है, और इसके अलावा स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पे जोर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1906, ये क्यों इतना ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, किसके द्वारा, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। अगर बात करते हैं स्वराज शब्द की, इधर देखते हैं स्वराज शब्द। ठीक है, तो ये स्वराज शब्द सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया था तो किसने किया था, दयानंद सरस्वती। अभी जिनके बारे में ऊपर बताया था, किसने किया था, दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगर भारत में स्वराज शब्द में कांग्रेस ने कब यूज किया स्वराज शब्द का, तो पहली बार 1906 में किसने, दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक, आगे देखते हैं। 1900 सूरत, रास बिहारी बोस। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इसमें कांग्रेस का गरम दल और नरम दल जो थे इसका विभाजन हो गया। ये कब हुआ था, सूरत में हुआ था। ठीक है, और 1907 में अध्यक्षता किसने थी, रास बिहारी बोस ने। ठीक, फिर 1908 में जो मद्रास में हुआ उसकी भी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने। और इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस संविधान का निर्माण। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ उसको आप लोग ज़्यादा कर लीजिए, मतलब पढ़ देख लीजिएगा। ठीक है, 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, पंडित मदन मोहन मालवीय। धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचनों के गठन पर अस्वीकृति व्यक्त की गई। ठीक है, क्योंकि 1909 में क्या आया था, ये आपका भारतीय परिषद नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, 1909 में। और इसने क्या किया, जो अलग अलग धर्म थे उनके लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की बात की। इसके 1909 में जो हुआ इसमें इसके लिए विरोध जताया गया। ठीक, फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1916 का लखनऊ में अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। फिर बात करते हैं, इसी टाइम पर गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है, उग्रवादी पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो 1907 में विभाजन हुआ था वो लोग फिर से शामिल हो जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया, समझौता हुआ। ठीक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व की मांगें स्वीकार की गई। मतलब समझौता होगा तो कुछ ना कुछ तो शर्तें होंगी, तो मुस्लिम लीग की जो शर्तें थी कांग्रेस ने क्या की, स्वीकार की। ठीक है, तो
दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, 1907 सूरत में, और आपस में समझौता कब हुआ, 1916 लखनऊ में। ठीक, आगे देखते हैं। 1917 इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया, प्रथम महिला अध्यक्ष। और चूंकि जलियांवाला कांड हुआ था 1913 में, उसकी क्या की गई, हत्याकांड की भर्त्सना, मतलब उसका विरोध किया गया। खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1920 का विशेष सत्र, बहुत बार पूछा गया है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए, तो 1920 का विशेष अधिवेशन याद रखना है, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, लाला लाजपत राय। और इसी अधिवेशन में किसकी शुरुआत की गई, असहयोग आंदोलन की, जो कि हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक, फिर 1920 नागपुर सी विजय राघवाचारी ये अध्यक्ष थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए थे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, जो जो मैं बताता जाता हूँ वो पढ़ते रहना। अब यहाँ पर बात करते हैं 1922, इसको छोड़ दो। 1924 एकमात्र ऐसा सत्र जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी, बस इसलिए इसको पढ़ना है। ठीक, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। 1929 पे आ जाओ। 1929 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ी बात क्या थी, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कार्यकारिणी जो समिति थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिली। 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, और लाहौर में तिरंगा फहराकर यह शपथ लिया गया कि जब भी हम कभी स्वतंत्र होंगे तो 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हम लोग को स्वतंत्रता कब मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को। इसलिए क्या किया गया, जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसको 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया, क्योंकि इस दिन हमने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम स्वाधीनता दिवस, तो ये 26 जनवरी 1929। ठीक है, आगे देखते हैं। 1931 का कराची, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने। तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन दिया गया, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था, गांधी इरविन। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिए गए, कराची अधिवेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और चूंकि गांधी इरविन समझौता हो चुका था तो उसमें समझौता यही हुआ था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेंगे। ठीक है, फिर 1934 छोड़ दो, 1936 इसमें भी छोड़ दो। हाँ, क्वेश्चन 1937 बस इतना याद रखना है, यह एक पहला अधिवेशन था जो कि कहाँ हुआ था, गांव में हुआ था। 1937 कहाँ हुआ था, फैजपुर। अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ हुआ था, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। आगे देखते हैं। यहाँ से 1938 और 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण किया, जो कि कितनी थी, 15 वर्ष की थी। जब हम लोग सुभाष चंद्र बोस अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक सीधे सीधे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, उसमें मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति दी थी जो कि 15 वर्षीय थी। ठीक, उसके बाद 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी। ये पहला हुआ था अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, और कैंडिडेट कौन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन थे यहाँ पर, एस.सी. बोस और साथ में कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, तो हुआ क्या कि एस.सी. बोस जीत गए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी किसको चाहते थे, पट्टाभी सीतारमैया को। इसलिए गांधी जी ने क्या कहा कि ये मेरी हार नहीं, ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थे उसके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, खुद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इससे अलग होने के बाद इन्होंने क्या की थी, 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, अपनी अलग पार्टी बना ली थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए थे, राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आगे देखते हैं।
1946 में आज़ादी से पहले कांग्रेस का जो अंतिम सत्र था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंतिम सत्र था इसकी अध्यक्षता किसने की थी आज़ादी से पहले? 1946 किसने की थी? जेबी कृपलानी। ठीक, और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष तो 1940 से 1945, ठीक, इसके बीच में अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि एक्चुअली 1940 में जो कांग्रेस का सत्र हुआ उसमें ये अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कांग्रेस के कोई अधिवेशन ही नहीं हुए। फिर सीधा अधिवेशन कब हुआ? 1946 में। तो 1945 तक कौन बना रहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे ज़्यादा समय तक कौन हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं महत्वपूर्ण उदारवादी नेता कौन थे, क्योंकि हम लोग उदारवादी काल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, कांग्रेस की स्थापना, उसके जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे। अब हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण उदारवादी नेता रहे कौन कौन से थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रास बिहारी घोष, आर.सी. दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले और पंडित मदन मोहन मालवीय। ये इतने नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्या होता करता है कि नाम दे देता है इनमें कौन उदारवादी नेता नहीं है या इनमें से कौन सा उदारवादी नेता है। तो इन लोगों के नाम आप लोग को याद रखने हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी मांगे क्या थी। उदारवादी जो लोग थे जो अपना आंदोलन चला रहे थे, इनकी मांगे क्या थी? तो इनकी मांगे क्या थी? केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया जाए। ठीक है, बजट और वित्तीय मामलों पर बहस करने का जो सीमित अधिकार है उसको, मतलब इन्होंने क्या कहा था कि जो बजट और वित्तीय मामले थे इस पे भारतीयों को अधिकार ही नहीं था कुछ बोलने का। तो इन्होंने क्या कहा कि सीमित अधिकार भारतीयों को भी दिए जाएं, ज़्यादा ना दिए जाएं लेकिन सीमित अधिकार दिए जाएं। ठीक, उसके बाद न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हो। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक ही साथ काम करते थे, तो इन्होंने क्या कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो। ठीक, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। उसके बाद इन्होंने नारा दिया प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग कर वसूल कर रहे थे और अंग्रेजों का जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो कोई था नहीं। तो इन्होंने नारा दिया कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो कर नहीं मिलेगा। ठीक है, और इन्होंने धन निकास का सिद्धांत दिया, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा था और ये लोग अनुनय विनय करने वाले लोग थे, मतलब हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इन्होंने क्या कहा, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था, तो इसका इन्होंने क्या दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में? अगर ये पूछा जाएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो इसके लिए कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, लेकिन एक्चुअल में ये सबकी सोच थी, जितने भी उदारवादी नेता थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग किसको टिक करेंगे? दादा भाई नौरोजी। धन निकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हमने 1905 तक की पढ़ ली। ठीक, अब एक्चुअल में 1905 में ऐसा क्या हुआ कि जो है उग्र राष्ट्रवाद का युग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद का युग कब से कब तक माना जाता है? 1905 से 1919 तक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय, तो ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या रहे? तो प्रेस की भूमिका। ठीक, प्रेस में थोड़ी सी जो पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, ये प्रकाशित होना शुरू हुए। सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। ठीक, उसमें बहुत सारे आगे के थे जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। पाश्चात्य विचार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रति, क्योंकि अंग्रेजी जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने किस पे? अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया था। ठीक, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि हमें इससे जुड़ना है, तभी तो हम लोग उनके जो कार्यकलाप हैं उनको समझ पाएंगे। सरकार की जनता विरोधी नीतियाँ, मतलब सरकार जो भी नीतियाँ बनाती थी जनता विरोधी लग रहा था उनको। बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, क्योंकि सारी वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें वो लोग लागू कर रहे थे यहाँ पर, तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया। उसके बाद जो सबसे मेन कारण क्या था? उदारवादियों की उपलब्धियों और उनके संघर्ष के तरीकों से असंतोष। क्योंकि कितने कब से कब तक चला? 1885 से 1905। ठीक है, लगभग 20 साल। ठीक, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। ठीक, इसलिए जो उनका संघर्ष था, उनकी उपलब्धियां थी, उनके तरीकों से भारतीय जनता में क्या हुआ? असंतोष आया। और कर्जन की प्रतिक्रियात्मक नीति 1905 में जो मेन है कर्जन। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। ठीक, तो अगर बात करते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दो चीज़ों का आधार बताया गया था, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। एक्चुअल में बंगाल जो है उस समय सबसे शिक्षित माना जाता था और धनाढ़ लोग भी यहाँ पर थे। मेन चीज़ थी कि सबसे शिक्षित, और
इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या सोचा कि अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो सारी आंदोलन की या क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही थी उस टाइम, बंगाल से हो रही थी। तो अगर हम इसी में फूट डाल देंगे तो गतिविधियां रुक जाएंगी। ठीक है, इसके लिए इसने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और हाँ, एक चीज़ और है, विभाजन करने का रीजन इसने क्या बताया था, तो बताया कि बंगाल को नियंत्रित कर, बंगाल जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या है, बड़ा क्षेत्र है, इसको नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ये इसने आधार बताया था। ठीक, अब बात करते हैं 1903 में बंगाल को विभाजित करने का निर्णय सार्वजनिक किया। 1903 में बोला गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 19 जुलाई 1905 को इसने घोषणा कर दी कि बंगाल विभाजन हो चुका है, और ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया गया। 1903 में ये घोषणा की कि ये किया जाएगा। 19 जुलाई 1905 को फिर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन हो चुका है, और कब से लागू कर दिया गया, 16 अक्टूबर। विभाजन दिवस को शोक दिवस और रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिन को, 16 अक्टूबर को। इसको किस रूप में बनाया गया भारतीयों द्वारा, शोक दिवस और रक्षा दिवस। रक्षा दिवस आपस में राखी बांधकर। ठीक, इस विभाजन का अंत किसने किया, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसमें जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था, और उनके आदेश पर इस विभाजन को रद्द किया गया। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, फिर और उनके टाइम पे ही क्या हुआ था, 1911 में ही राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई, दिल्ली में। ठीक है, जो कि पहले कलकत्ता हुआ करती थी, उसको क्या बना दिया गया, दिल्ली। आगे देखते हैं। अब 1905 में जो ये बंगाल का विभाजन हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए यह एक क्या था, जन आंदोलन था। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी घोषणा कहाँ से हुई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें बताई। 19 जुलाई 1905, जुलाई के बाद क्या आया, 7 अगस्त, और 7 अगस्त के बाद क्या है, 16 अक्टूबर। तीनों डेटें याद रखनी, क्योंकि ये विद डेट पूछा जाता है। 19 जुलाई को घोषणा हुई थी कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। 7 अगस्त को कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कर दी गई कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे, और लेकिन फिर भी 16 अक्टूबर को विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस जो आंदोलन हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक, ये अलग से टॉपिक दिया गया है उसमें सिलेबस में आपके, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। कार्यक्रम क्या हुए इसमें, विदेशी वस्तुओं जैसे कि वस्त्र हो गए और अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी उद्योगों को अपनाने पर जोर दिया गया। आर्थिक एवं राजनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रयास किया गया। तो जो विदेशी वस्तुओं का यूज़ किया जा रहा था, चाहे वस्त्र हों, चाहे इनके द्वारा बनाई गई सामग्री हो, ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा जो उनके द्वारा बनाए गए स्कूल थे, उनका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। स्वदेशी उद्योग को अपनाया गया। ठीक, अपने उद्योगों पर बल दिया गया ताकि हमें आर्थिक एवं राजनीतिक आत्मनिर्भरता मिल सके। ठीक है, और हाँ, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ऊपर इसीलिए मैंने बताया था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े हैं वो यूज होंगे यहाँ पर। बनारस का अधिवेशन इसी को लेकर हुआ था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम लोग करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ था, सूरत का आंदोलन, जो कि कब हुआ था, 1907 में। ये दोनों आंदोलन किससे रिलेटेड हैं, इसी बंगाल विभाजन से और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरत का अधिवेशन यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि क्या हुआ, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, तभी क्या हुआ, जो कुछ उग्रवादी लोग थे, जैसे जिसको लाला लाजपत राय हो गए, जिसको हम लोग शार्ट में क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और बिपिन चंद्र पाल हो गए। ये लोग कैसे थे, उग्रवादी थे। जब 1905 तक उदारवादियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो इन लोगों की आपस में क्या होने लगी कि इस तरीके से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो इन लोगों ने थोड़ा अपने तरीके बताने शुरू किए। और कांग्रेस में क्या थे, सब लोग अहिंसावादी लोग थे। तो क्या हुआ, जो सूरत का अधिवेशन हुआ, इसी से इन दोनों में अलगाव हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो ये आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ये कहाँ कहाँ पर था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पुणे और बॉम्बे में कौन कर रहा था,
बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। पंजाब में किसने किया? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया। दिल्ली में कौन कर रहा था? सैयद हैदर रजा। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने किया। ठीक, दो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। पूना और बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। कौन? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व। आगे देखते हैं। अब इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या आई? तो जब सरकार ने देखा इतना उग्रवाद, तो इन्होंने पुरस्कार, दंड और नीति का पालन किया। पुरस्कार और दंड नीति का क्या मतलब है कि कुछ हर जगह क्या होता है, जब भी कोई ग्रुप होता है तो उसमें कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको आप पैसा या कुछ भी कोई लालच देके अपनी तरफ शामिल कर सकते हैं। तो उनको उन्होंने क्या किया कि पुरस्कार देके अपनी तरफ मिला लिया। ठीक, और बाकी जिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी उनके लिए क्या? दंड नीति। इसको इन्होंने क्या कहा? अवरोध, सांत्वना और दमन की नीति। ठीक है, सांत्वना दिया ये करेंगे, जो नहीं माने उसके लिए दमन करेंगे, और ये क्योंकि अवरोध का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। 1905 के बाद क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में। अब हम लोग सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। मार्ले मिंटो सुधार, इसमें क्या क्या था? यह एक्ट तत्कालीन सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के नाम पर है। उस समय जो सचिव थे कौन थे? जॉन मार्ले, और भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। इनके नाम पर इस एक्चुअल में इसको बोला जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, लेकिन मार्ले और मिंटो के नाम पर इसका नाम कर दिया गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया कि मुसलमानों को सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने के लिए अलग निर्वाचक मंडल पेश किया। इन्होंने क्या कहा? हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल रहेगा। वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीय सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में कौन भारतीय नियुक्त हुआ? नियुक्त होने वाले भारतीय का नाम क्या है? सत्येंद्र सिन्हा, नाम याद रखना। वायसराय की कार्यकारी परिषद में। ठीक है, अध्यक्ष बनने वाले, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे पहले विट्ठल नाथ पटेल। ठीक है, वो क्वेश्चन अलग है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में सबसे पहले कौन भारतीय शामिल हुआ? सत्येंद्र सिन्हा। आगे फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक है, इसके अगर पहले प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो वो विट्ठलनाथ पटेल थे, और वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य जो बने वो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके कितनी से कितनी कर दी गई? 16 से 60 कर दी गई। बजट पर चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा? कर सकते हैं, और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, 1909 में ये बोला गया, बजट पर चर्चा कर सकते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई। ठीक है, फिर महात्मा गांधी जी का कथन क्या आया था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा क्या कर दिया गया? सर्वनाश कर दिया, क्योंकि ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था कि एक्चुअल में ये दे तो रहा था लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या था? फूट डालना। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं सफल भी हुआ। आगे देखते हैं। अब इसके बीच में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु थे कौन कौन? दामोदर और बालकृष्ण। इनको क्या बोला जाता था? चापेकर बंधु। इन्होंने 1897 में किसकी स्थापना की? व्यायाम मंडल की स्थापना की। ठीक, मित्र मेला 1899 में किसने? वीडी सावरकर ने, और इसी का नाम 1904 में बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। ठीक, तो मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। कब की थी? 1899 में, और 1904 में उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। ठीक, अब देखते हैं अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने और पी मित्र, दो लोगों ने मिलकर क्या बनाया था? अनुशीलन समिति। इसका स्थापना वर्ष ज़्यादा पूछा जाता है, 1902। ठीक, उसके बाद ये तो समितियाँ होंगी जो किसके बाद स्थापित हो रही हैं? यही जो 1905 के आसपास की सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद क्या क्या हुई क्रांतिकारी गतिविधियाँ, और आगे देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हुई मुजफ्फरपुर कांड 1908 में। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। ठीक, 1908 में। तो मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ? 1908। किसने किया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। फिर इसके बाद क्या हो? 1908 में ही अलीपुर षड्यंत्र हुआ, 1908 में, जिसमें कौन कौन पकड़ा गया? अरविंद घोष और वारेंद्र घोष, अवैध शस्त्र की तलाशी में। ठीक है, कौन कौन शामिल था? अरविंद घोष और वारेंद्र घोष। इसको किस नाम से जानते हैं? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। आगे देखते हैं।
नासिक षड्यंत्र केस 1909, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग कौन सा चरण पढ़ रहे हैं, उग्रवादी। तो यहाँ पर जो युवा युवा लोग थे, ठीक है, उग्र लोग थे, वो सब हिंसा अपना रहे थे। नासिक षड्यंत्र केस हुआ कब? 1909 में। इसमें क्या किया? अनंत लक्ष्मण कान्हुरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट को क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक, आगे देखते हैं। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुई? 1905 में। कहाँ हुई? लंदन में। तो चूंकि इंडिया हाउस बोला जाता है और स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। और किसने स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वंदे मातरम नामक पत्र निकाला। ठीक, तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया और 1906 में वंदे मातरम नामक पत्र निकाला। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी की स्टुगार्ट शहर में भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? जर्मनी के स्टुगार्ट शहर में। शहर का नाम भी पूछता है। और किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। और क्वेश्चन पूछाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। भारत में क्रांतिकारियों की जननी या क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, आगे देखते हैं। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1906 में। और कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? मोहम्मद बरकतुल्लाह के द्वारा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 किसके द्वारा? द्वारकानाथ दास, कैलिफोर्निया में। ये सब घटनाएं कहाँ हो रही थी? भारत के लिए, लेकिन भारत से बाहर। ठीक, इंडिया हाउस हो गया, सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा? द्वारकानाथ दास के द्वारा 1907 में। कहाँ? कैलिफोर्निया में। ठीक, अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंद एसोसिएशन और गदर पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? 1913 में। कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को। संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाभना। तो कई बार पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना 1913, संस्थापक लाला हरदयाल और अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाभना। ठीक, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इसी बीच में, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो मोहम्मद जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए थे क्योंकि उनकी नीतियों में उनको शामिल नहीं किया जा रहा था। तो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में? आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। कब बनी? 1906 में। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या हुई? होम रूल लीग आंदोलन, जो कि कब स्टार्ट हुआ? 1916 में। चूँकि 1914 में विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यह प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी। 1914, चूँकि 1908 में तिलक को कहाँ डाल दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और इनकी रिहाई हुई 6 साल बाद। कब? 1914 में। तिलक राष्ट्रवादी नेतृत्व संभालने के लिए अवसर की तलाश में थे और आयरिश होम रूल से प्रेरित थे। होम रूल का मतलब क्या है? स्वराज, स्वशासन। हमको चाहिए स्वशासन। ठीक, तो क्या किया? इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? क्योंकि क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार आ चुका था, तो लोगों को समझ आ गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ फूट डालने के लिए किया जा रहा था। तो उदारवादियों से मोहभंग हो चुका था लोगों का। राष्ट्रवादियों का मानना था कि सरकार से रियायत पाने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक थी। दूसरी चीज़ जो उग्रवादी लोग थे कि सरकार से अगर रियायत पाना है तो उसमें लोग सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, भीड़ होनी चाहिए। उसके बाद तिलक ने महाराष्ट्र में अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना कर दी। ठीक है, अप्रैल 19, क्योंकि भारत में 2 होम रूल लीग हैं, इसलिए आपको मंथ याद रखना है। अप्रैल 1916 वाला किसका था? तिलक का था। और इन्होंने स्थापना कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। अब इस होम रूल लीग की मांगे क्या थी? इनकी मांगों में स्वराज सबसे मेन चीज़ था, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन और मातृभाषा में शिक्षा शामिल थी। शिक्षा जो हमें दी जाए, किस में दी जाए? मातृभाषा में। और इन्होंने नारा क्या दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, फिर इनके समाचार पत्र पूछे जाते हैं। मराठी भाषा में समाचार पत्र केसरी निकाला और अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र मराठा। तो इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले, केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में था? ये था मराठी भाषा में। और जो मराठा समाचार पत्र था ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। ठीक, और इनकी पुस्तकें कौन सी हैं? गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य तो पता होगा सबको, पुस्तकें। और जो दूसरी है आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये किसकी है? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं।
एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास और शेष भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तो मैंने बताया होम रूल लीग दो चलाए जा रहे थे, एक तिलक के द्वारा जो कि अप्रैल 1916 में स्थापित किया गया। एनी बेसेंट इन्होंने 1916 सितंबर में मद्रास और शेष भारत में इसकी स्थापना की। और ये पहली बार भारत कब आई थी, तो मैंने बताया था एनी बेसेंट 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में पहली बार भारत आई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक, यही बाद में क्या बन गया था, बाद में आपका जो हिंदू काशी विश्वविद्यालय है उसके नाम से बदल गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या आ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसमें क्या किया गया, जो प्रांतीय सरकार के लिए गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख था। जो प्रांतीय सरकार थी उसके लिए जो गवर्नर होगा वो प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होगा। इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। प्रांतों में क्या कर दिया, द्वैध शासन अप्लाई कर दिया। ठीक, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय बना दिए गए। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसमें केवल एक सदस्य, कौन, सत्येंद्र सिन्हा। ठीक, और यहाँ पर क्या किया गया, 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय कर दिए गए। ये चीज़ें हम लोग जब इसमें आपने एक टॉपिक दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही, विधायी संशोधन, उसको हम लोग जब अलग से पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, तो जो 1909 का अधिनियम था उसमें क्या था, एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था, जो कि कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। यहाँ पर 8 में से 3 भारतीय बना दिए गए। ठीक, इसके बाद देखते हैं, कुछ महिलाएं भी मतदान कर सकती थीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कब मिला, 1919 में। ये हो गया। ठीक, अब मेन चीज़ जो हमें पढ़ना है गांधी जी के, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का क्या योगदान रहा। कब से कब तक वहाँ रहे, 1894 से 1914। ठीक है, तो जो सबसे पहले गए कब थे, 1893 में। वहाँ कब गए थे, ये 1893 में। तो इनके जीवन की जो सबसे पहली घटना वहाँ पर घटी कि 1893 में गांधी जी को पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को किस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर उतारा गया था, पीटर मेरिट्सबर्ग, और कब, 1893 में। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और विभिन्न वर्गों को एकजुट करने के लिए इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की शुरुआत की। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है कहाँ निकाली थी, तो ये साउथ अफ्रीका में निकाली थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की, 1894 में, साउथ अफ्रीका में। ठीक, उसके बाद गांधी जी ने 1906 में डरबन के समीप फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में 1906 में। 1909 में जोहान्सनबर्ग में टालस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर, कौन कौन सी, ऊपर देख लेते हैं। एक तो नटाल इंडियन कांग्रेस 1894। ठीक, एक नटाल इंडियन कांग्रेस 1894, 1906 में फिनिक्स फॉर्म और टालस्टॉय फॉर्म 1909। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया, तो इन्होंने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था, 1906 में। ये भी याद रखना है, सन भी पूछा गया है। अब ये तो हुए वहाँ पर इन्होंने जो स्थापना की, ये सारी चीज़ें, उनके साथ क्या हुआ। अब गांधी जी की भारत वापसी, इसमें केवल वही पॉइंट डाले गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गांधी जी की भारत वापसी, तो गांधी जी भारत वापस कब आए, 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए और गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होकर उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। ठीक है, 1915 में वापस आए, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, उनके विचारों से प्रभावित हुए और उनको अपना क्या बना लिया, राजनीतिक गुरु। 9 जनवरी को ये वापस आए थे और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, NRI डे, NRI डे। ठीक, उसके बाद देखते हैं, एक मिनट। अब गांधी जी जब भारत आए 1915 में, और प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में। कब तक चला था, 1918 में। ठीक, तो जब गांधी जी भारत आए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उनके कहने पर भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है, उन्होंने भारतीयों को बोला और भारतीय जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीय सेना ने, या जो भारतीय लोग थे।
इसके लिए उनको केसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 1915 में आने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं गांधी जी की मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? लंदन गाइड, हिंद स्वराज, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सर्वोदय, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, माई चाइल्डहुड, और इनकी पत्रिकाएं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, और ऊपर एक बताई थी इंडियन ओपिनियन, जो कि कहाँ? साउथ अफ्रीका में निकाली थी। तो किताबें याद रखना, इनकी पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा पूछी गई सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, लंदन गाइड, और दूसरी दो ज़्यादा पूछी गई हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। लेकिन ये भी याद रखना है, लंदन गाइड, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, सर्वोदय, माई चाइल्डहुड, और पत्रिकाएं यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। ठीक, आगे देखते हैं। अब भारत में गांधी जी के आंदोलन। ठीक, तो पहला आंदोलन इन्होंने कब किया? 1917, जिसको जानते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। तो क्या हुआ? राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को बिहार के चंपारण में नील कृषकों की समस्याओं को देखने के लिए आमंत्रित किया गया। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ठीक है, वहाँ पर क्या था? तिनकठिया पद्धति लागू थी, मतलब जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, और नील की खेती करने के बाद जमीन एकदम खराब हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया? गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद किसानों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया। मतलब गांधी जी का पहला जो चंपारण सत्याग्रह था 1917, ये क्या हुआ? सफल रहा। ठीक, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। ठीक, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, यहाँ पर गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की। ठीक है, यानी जो भूख पर बिना खाना खाए बैठ गए अनशन पर। तो पूछा जाता है कि प्रथम भूख हड़ताल कब की? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के समय। सूती मिल मालिक और श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था, क्योंकि उसमें प्लेग फैला हुआ था, और ये बोला गया था सूती मिल मालिकों के द्वारा कि श्रमिकों को प्लेग बोनस दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया। ठीक है, और तो गांधी जी ने जाकर वहाँ पर क्या किया? श्रमिकों ने मजदूरी में 50% बढ़ोतरी की मांग की। ठीक है, एक तो उनको प्लेग बोनस नहीं मिला, और वो साथ में क्या कर रहे थे? 50% मजदूरी की मांग कर रहे थे। ठीक, तो गांधी जी ने कहा 50% तो नहीं, 35% बढ़ोतरी की मांग की, और आमरण अनशन शुरू किया। इसको भी मान लिया गया। ठीक है, और श्रमिकों का जो वेतन था उसमें 35% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। यानी ये भी आंदोलन गांधी जी का क्या रहा? सफल रहा। आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। ठीक, ये भी कब हुआ? 1918 में। गुजरात के खेड़ा जिले में सूखे के कारण पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, और किसान कर देने में समृद्ध नहीं थे। सरकार किसानों को कर ना देने के कारण उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया। ठीक है, सूखा पड़ा था, किसान कर दे नहीं पा रहा था। कर कहाँ से देगा? क्योंकि फसल का उत्पादन ही नहीं हो रहा था। तो सरकार ने क्या कहा कि अगर आप लोग कर नहीं देंगे तो हम आपकी जो संपत्ति है इसको जब्त कर लेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने किसानों को करों का भुगतान नहीं करने के लिए कहा। ठीक, गांधी जी ने मना कर दिया कि आप लोग कर मत दीजिए। सरकार द्वारा जब्त संपत्ति को वापस किया गया, कर में वृद्धि को कम किया गया, और 1 वर्ष के लिए कर को निलंबित कहने पर सहमति जताई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या आया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में इसे क्या कहा गया था? काला कानून कहकर पुकारा गया था। इसके साथ साथ बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ऐसा क्यों? इसमें क्या था कि जो भी अराजक और क्रांतिकारी अपराध के तहत 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के कार्यकर्ताओं को कारावास की सज़ा दी जा सकती थी। मतलब अगर कोई कार्यकर्ता कोई आपराधिक गतिविधि करता है तो उससे बिना पूछे उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता, और उस पर 2 साल तक कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इसके लिए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो देखते हैं, जो रॉलेट एक्ट आया था इसका विद्रोह कर रहा था कौन? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको 10 अप्रैल 1919, यहाँ पर 1919 होगा, 1913 में स्प्रिंट हो गया है, 1919 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जनता आक्रोश में आ गई, और उसने 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर है वहाँ पर एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर सभा का आयोजन किया। ठीक है, तो अमृतसर में सभा का आयोजन किया गया। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के नाम से एक बाग में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे भारतीयों को एक बड़ी भीड़ पर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा माइकल ओडायर के आदेश पर गोलाबारी की गई। तो वहाँ पर इन लोगों ने सभा का आयोजन किया था,
ठीक। तो क्या किया, माइकल ओडायर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और वहाँ पर इतनी कम जगह थी कि वहाँ पर से कोई भाग नहीं पाया। ठीक, तो बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई इसमें। इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। तो इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उसको इन्होंने त्याग दिया। गांधी जी ने व्यापक स्तर पर हिंसा रहित असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब जो असहयोग आंदोलन था उसको 1920 से 1922 के बीच तक जो चला था, अभी देखेंगे 1922 में ये ख़त्म कैसे हुआ था। 1920 से इसे व्यापक स्तर पर चालू कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपने अलग से टॉपिक दिया है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। फिर अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में किस कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी का। इसमें 3 भारतीय शामिल थे, कौन कौन लोग, चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान। ठीक, इसके बाद रिपोर्ट में जो जनरल डायर इसके कार्यों की निंदा की गई, लेकिन उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन क्यों चालू हुआ। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ भारत में जिसका भारत की स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं था, तो वो कौन सा आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। तो फिर ये आंदोलन भारत में चलाया क्यों गया। तुर्की के खलीफा को विश्व के मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, इसलिए भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, 1920 में भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश के विरोध में खिलाफत आंदोलन कर दिया। ठीक, 1920 में भारत में मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके खिलाफत आंदोलन के, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1919 में ही भारत के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, गांधी जी को चुना गया था। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन में सहयोग क्यों कर रहे थे, ये चीज़ देखते हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का अवसर था, क्योंकि अंग्रेजों का काम तो यह था कि डिवाइड करना। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम खिलाफत आंदोलन में इनका साथ देते हैं तो मुस्लिम हिंदू एकता बनी रहेगी। ठीक है, इसके द्वारा मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाया जा सकता था। मुस्लिम लीग द्वारा भी इस आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या हो गया, चौरी चौरा कांड। अब जो हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन। तो अब देखते हैं चौरी चौरा कांड, जो कि कब हुआ, 5 फरवरी 1922। 1 फरवरी 1922 को राजनीतिक कैदियों के रिहा न करने और प्रेस से प्रतिबंध नहीं हटाने पर गांधी जी द्वारा बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आगे शुरू होगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी कब दी थी, 1 फरवरी 1922 को। ठीक है, लेकिन इसी बीच में हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर एक थाने में आग लगा दी, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने भारतीयों से मारपीट की। तो जो जनता आक्रोशित थी और उसने क्या किया, पुलिस वालों को मारा और थाने में आग लगा दिया। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनका मानना था, क्या मानना था, कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक, तो आगे क्या हुआ, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण 1924 में ही इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ से, क्योंकि 1922 में जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया और जितने भी बड़े कार्यकर्ता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, तो भारत में कोई एक्टिव पार्टी नहीं बची। यह आंदोलन जब इन्होंने वापस लिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह आंदोलन उस समय वापस लिया गया जब जनता का उत्साह अपने चरम उत्कर्ष पर था। ठीक है, क्योंकि जनता एकदम उत्साहित थी। तो और ये भी बोला गया था कि अगर कोई एक दूसरे छोर पर कोई घटना हो जा रही तो उसकी सज़ा पूरे भारतवासियों को नहीं मिलनी चाहिए। तो जब ये पार्टी ख़त्म हो गई, असहयोग आंदोलन बंद हो गया, 1923 में क्या किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी में सारे युवा कार्यकर्ता और जो उग्रवादी कार्यकर्ता थे ये लोग शामिल हुए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, स्वराज पार्टी मतलब एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंची, लेकिन 1925 में क्या हो गया, 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस पार्टी का दबदबा जो था वो कम होने लगा और इस पार्टी को राजद्रोही पार्टी घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, लेकिन चूंकि 1924 में जब गांधी जी रिहा हुए तो स्वराज पार्टी अपने वर्चस्व पे थी, तो इन्होंने भी क्या किया, इसके साथ शामिल हो गए। दोनों पक्षों के मध्य 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में एक समझौता हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, गांधी जी के द्वारा। तो मैंने बताया था एकमात्र ऐसा अधिवेशन था बेलगांव कर्नाटक का जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने, और इसमें स्वराज पार्टी से समझौता किया था, कांग्रेस का। फिर क्या हुआ, गांधी जी का जो था वो डोमिनियन स्टेट, मतलब
पूर्ण स्वराज ना कहकर कि एक औपनिवेशिक के तौर पर, कि मतलब आप हमारे हर कामों में हस्तक्षेप ना करें। आप शासन कर रहे हैं लेकिन जो हमारे पर्सनल हैं, भारतीयों के जो पर्सनल मैटर हैं उनमें आप हस्तक्षेप ना करें। गांधी जी ये चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जब ये पार्टी खत्म हुई स्वराज पार्टी, उसके बाद जो 1929 वाला सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसमें क्या कर दिया गया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होने गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के कारण अंतिम रूप से 1930 में विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। मतलब जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने उसको छोड़ दिया और क्या किया, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जो भी मैंने बताया था जब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ा रहे थे कि स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया। ठीक, इसके आगे क्या देखते हैं, साइमन कमीशन। कब इसका गठन हुआ, 1927। 1919 अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यह कमीशन, इसका गठन हुआ था जनवरी में और भारत कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928। कभी कभी डेट पूछ ली जाती है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे लेकिन कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर फिर से क्या हो गया, विरोध हो गया कि भारत के लिए आपको जाँच करनी है जो चीज़ें भारत में हुई हैं और उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, तो भारतीय प्रतिनिधि शामिल न होने के कारण इस कमीशन का भारत में कड़ा विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इसका समर्थन किसने किया था, तो सबसे जो फेमस नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस कमीशन का समर्थन किया था, साइमन कमीशन का। साथ ही पूंजीपति जमींदार तथा देसी नरेश भी साइमन कमीशन के पक्ष में थे। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर यहाँ पर लाठी पड़ने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई, इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय। ठीक है, तो आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। तो जब साइमन कमीशन को विफल घोषित कर दिया गया तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा कि आप लोग एक ऐसा संविधान बना कर दीजिए जिसका कोई भी विरोध ना करें। अगर आपको लगता है कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, हम ऐसी नीति नहीं बना पा रहे हैं, तो आप लोग कुछ ऐसा बना के दीजिए जिसका कोई भी भारतीय विरोध ना करे। तो एमएल नेहरू ने इसको स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट तैयार की 1928। साइमन कमीशन की असफलता के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए कहा। कांग्रेस ने इसको स्वीकार करते हुए संविधान के प्रारूप हेतु 9 व्यक्तियों को चुना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें जो मेन थे कौन थे, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने बनाया, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। ठीक, यही 2 नाम याद रखने हैं। इन्होंने सिफारिशें क्या की थी, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। इन्होंने फिर से बोला कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले। ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो कि कब बोली गई थी 1909 में, उसको समाप्त किया जाना चाहिए और भारत को डोमिनियन स्टेट, फिर से डोमिनियन स्टेट की बात की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसी बीच 1925 में क्या हो चुका था, ये ऊपर छूट गया था, काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस पूरी घटना को पलटा दिया था। ठीक है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी कौन सी गाड़ी, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और सरकारी खजाने को लूटा गया। तो इसमें शामिल तो बहुत लोग थे, लेकिन इस केस में फांसी किस किस को हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काकोरी कांड था इसमें किसको किसको फांसी हुई, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन डे, काकोरी एक्शन डे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, इसी बीच जो 1929 का हुआ था सम्मेलन, उससे पहले क्या हो चुका था, सेंट्रल असेंबली बम कांड। ये क्या था, सेंट्रल असेंबली बम कांड की घटना 8 अप्रैल 1929 को घटी। इस घटना को क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था। ठीक है, इसमें क्या किया था कि सेंट्रल असेंबली में सभा चल रही थी, तो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे इन्होंने खाली स्थान पर बम फेंका। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, केवल इनको क्या था कि बहरों को जगाना पड़ेगा, ये सोए हुए हैं उनको जगाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या था, कुछ सुराग मिलने के बाद जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से उन पर मुकदमा चलाया गया और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया, जिसके अनुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को क्या कर दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये फांसी की सज़ा जो इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था इसके लिए नहीं मिली थी, लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी दी कब गई थी, 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था रात में। आगे देखते हैं, जब ये सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी घटनाएं 1929 तक जो हमारा पूर्ण स्वराज मनाया गया 1929 तक, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया।
ठीक है, तो आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ठीक, कब से कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण का हिस्सा था। सबसे पहले क्या किया गया था, क्योंकि नमक बनाने पर भी कानून बना दिया गया था और उसके लिए कर देना पड़ रहा था, तो सबसे पहले दांडी मार्च निकाला गया 12 मार्च से 6 अप्रैल, 24 दिन का। कितने दिन का था ये? 24 डेज। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी यात्रा। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च का नेतृत्व साबरमती आश्रम के से सागर तट के निकट दांडी गांव तक किया गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी सब, और वहाँ पर पहुँचकर सागर तट पर दांडी गांव के निकट पहुँचकर इन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, बोस ने दांडी मार्च की तुलना किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से। नेपोलियन ने जो है पेरिस में ऐसा आंदोलन किया था और मुसोलिनी ने रोम में। तो दांडी मार्च की तुलना सुभाष जी ने किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से। ठीक है, अब इसका आंदोलन किसने कहाँ पर किया, ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने इस मार्च का आयोजन किया। ठीक, उड़ीसा में कौन? गोपाल बंधु चौधरी। पेशावर में बादशाह खान और खान अब्दुल गफ्फार खान। धरासड़ा में सरोजनी नायडू। ये सारे पूछे जाते हैं कि धरासड़ा में किसने किया था? सरोजनी नायडू, एकमात्र महिला थी जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था या इसका नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो नेतृत्व मणिपुर और नागालैंड में किसने किया था? एक रानी थी, रानी गैडिनलिउ। ठीक है, रानी गैडिनलिउ, इन्होंने मणिपुर और नागालैंड में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। कब? 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है और 19 जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया। ठीक, अब उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से, ये कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ है, मुस्लिम लीग की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना आदि को भेजा गया। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया। तो दो चीज़ याद रखनी, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गया था? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, और भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था। भीमराव अम्बेडकर अकेले व्यक्ति थे और इनके साथ एक लोग और थे जो तीनों सम्मेलनों में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, जब कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसमें भारत में वर्चस्व किसका था? कांग्रेस का, और कांग्रेस ही गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो फिर गांधी इरविन पैक्ट आया जिसको बोला जाता है दिल्ली समझौता। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी और ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इसमें क्या किया, जो भी गांधी जी की तरफ से मांगें रखी गई उसमें 2 मांगों को अस्वीकार कर दिया गया, और वही बहुत बड़ी मांगें थी। पुलिस की जातियों की यहाँ पर कुछ गलत मिसप्रिंट हुआ, इसको छोड़ दीजिए। भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलना, मतलब जो फांसी सुनाई गई थी उसको क्या कर दिया जाए? आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ठीक है, आगे अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करेंगे और अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों चीज़ों को स्वीकार नहीं किया गया। हाँ, जो वहाँ पर ये हो जाएगा शायद, पुलिस ने जिनको ज़बरदस्ती बंद किया था उसकी सार्वजनिक जांच होनी चाहिए। जिनको बिना किसी मुकदमे के बंद किया था जेल में, जो आपराधिक मुकदमों में बंद थे, उनकी जांच होनी चाहिए। और साथ में भगत सिंह और उनके साथियों को मौत की सज़ा को बदलकर क्या कर दिया जाए? आजीवन कारावास। इन 2 मांगों को नहीं माना गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी जी क्या हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शामिल हो गए। तो अब देखते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच लंदन में आयोजित हुआ। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मैं सेकंड में भाग लूँगा। ठीक है, और सरोजनी नायडू द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को करने के लिए भाग लिया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? सरोजनी नायडू। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया। ये लोग, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार पूर्ण सिंह, ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसी बीच क्या हुआ, जो 1932 में सांप्रदायिक निर्णय, क्योंकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन को फिर से फेल घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में दलित वर्ग, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की घोषणा फिर से कर दी। ठीक है, 1919 में हुआ था, 1928 में रिपोर्ट आई, लेकिन उस पर भी कोई खास उसका निष्कर्ष निकला नहीं। फिर से सांप्रदायिक निर्णय दे दिया किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो क्या हुआ यहाँ पर, फिर से आगे देखते हैं क्या हुआ।
कांग्रेस ने ना तो इस निर्णय को स्वीकार किया और ना ही अस्वीकार किया, लेकिन अंबेडकर ने इस निर्णय के पक्ष में थे, क्योंकि उनके अनुसार पृथक निर्वाचन मंडल राजनीतिक समाधान और दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। ठीक है, उनका मानना था अगर ये अलग निर्वाचन मंडल बन जाएंगे तो दलित वर्ग की अपनी सीटें अलग निर्धारित हो जाएंगी, उनका अलग इलेक्शन होगा, मुस्लिम वर्ग का अलग इलेक्शन होगा। ठीक, तो जो अंबेडकर जी थे वो केवल दलित वर्ग के लिए काम आगे उसके उत्थान की बात कर रहे थे कि इनके लिए उत्थान का काम करेंगे लोग। नेक्स्ट आगे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय का विरोध किया। क्यों? क्योंकि यह भारतीयों को विभाजित करता था। वह आमरण अनशन पर चले गए। अब जब गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए, उसी बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और इसमें क्या हुआ? नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के मध्य आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नहीं गया, गांधी जी भी नहीं गए। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में हुआ क्या? सभी स्तरों पर कांग्रेस की संस्थाओं पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब चूंकि गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए थे, किसके वजह से? सांप्रदायिक पंचायत की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है? पूना पैक्ट। ये कब हुआ? 1932 में। कब हुआ? 1932 में। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में हुआ था ये। बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग की ओर से हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें समझौता क्या हुआ? जो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन था, उस विचार को त्याग दिया गया अंबेडकर जी द्वारा, लेकिन उसके लिए आज जो आरक्षित सीटों का था, प्रांतीय विधानसभाओं में 147 तक और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% तक क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जो अलग निर्वाचक मंडल बनना था उसको हटा दिया गया, लेकिन जो सीटें थी उनको बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी को फिर से जेल में डाला गया। वहाँ से गांधी जी रिहा होने के बाद थोड़े दिन के लिए क्या करेंगे? राजनीति से अलग कर लेंगे अपने आप को। लेकिन फिर क्या होगा? राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे 1939 से 1947 की ओर। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? सबसे जो मेन चीज़ है, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 मार्च 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया था कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो चुका था और अंग्रेजों ने फिर से कहा कि भारतीयों का साथ में चाहिए। इसके लिए एक अगस्त प्रस्ताव लेकर आए और इसमें इन्होंने क्या क्या बोला कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की स्थापना कर देंगे, युद्ध के बाद इनके तुम्हारे लिए संविधान की स्थापना करेंगे। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हो चुकी थी, तो अब डोमिनियन स्टेट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग सहमत थे, लेकिन केवल विभाजन पर सहमत थे। मुस्लिम लीग ने सहमत तो जताई कि ठीक है, अगस्त प्रस्ताव से हम सहमत हैं, लेकिन केवल विभाजन पर ही सहमत होंगे, मतलब भारत को 2 भागों में बांटा जाए। ठीक है, तो क्या कर दिया गया? मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव रखा। हाँ, यहीं पर 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था। इसने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रस्तावित किया, लेकिन पाकिस्तान के नाम का उल्लेख नहीं था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द दिया किसने था? तो रहमत अली चौधरी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? रहमत अली चौधरी। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, अब क्या हुआ? जब अगस्त प्रस्ताव फेल कर दिया गया, ठीक है, तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। कब से? 17 अक्टूबर 1940। डेट पूछी जाती है, 17 अक्टूबर 1940। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। अब इसमें क्या था? कहाँ से शुरू हुआ? यह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तथा तीसरे सत्याग्रही कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। पहला दूसरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कभी भी तीसरा भी पूछ लेते हैं। तो पहले विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी मांगे क्या थी? हमें युद्ध के बाद क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और सत्ता का तत्काल हस्तांतरण चाहिए। ठीक है, तो जब ये हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया? क्रिप्स मिशन भेजा। कब? 1942 में। क्रिप्स मिशन में उन्होंने क्या बातें कही? इन्होंने फिर से क्रिप्स मिशन में भी डोमिनियन स्टेट की बात दोहराई कि हम डोमिनियन स्टेट देंगे, साथ ही साथ भारतीय संघ की स्थापना कर देंगे और वह संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंध को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। युद्ध के बाद संविधान सभा का प्रांतों और देशी रियासतों के सदस्यों के साथ गठित की जाएगी। मतलब जो संविधान सभा बनेगी उसमें क्या होगा? सभी प्रांतों और जो देशी रियासतों, तो प्रांतों को चुनाव किया जाएगा और जो देशी रियासतें हैं उनके नामित सदस्यों को मिलाकर संविधान सभा बनाई जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस समझौते को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जब इसको अस्वीकार किया गया तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये कैसे शुरू हुआ? यहाँ पर देखते हैं इसको। क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद गांधी जी द्वारा ब्रिटिश की वापसी के लिए एक संकल्प तैयार किया गया, मतलब ब्रिटिश यहाँ से वापस जाएं। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर बैंक में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है,
8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? ग्वालियर बैंक, ग्वालियर, सॉरी यहाँ पर बैंक नहीं टैंक होना चाहिए, ग्वालियर टैंक मुंबई में है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि मैंने बताया था कि 1940 में अध्यक्ष कौन बन गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कोई अधिवेशन उस तरीके से नहीं हो रहा था कि एक नया अध्यक्ष बनाया जाए, बस केवल बैठक हो रही थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया, गांधी जी द्वारा इसी सत्र में करो या मरो का नारा दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा कई बार पूछा गया है। उसी रात को क्या हुआ? 8 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, ठीक। इस आंदोलन में लगभग कितने लोग मारे गए? 10,000 लोग, ठीक है। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने क्या किया? 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया, ठीक है। यहीं पर सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया 1944 में। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कंटिन्यू गतिरोध चल रहा था, उनमें आपस में समझौता नहीं हो पा रहा था। उसके लिए सी राजगोपालाचारी ने फार्मूला दिया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करने के लिए। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला किसके लिए आया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? 1945 में शिमला समझौता हुआ, बेवल योजना जिसको बोलते हैं, या शिमला समझौता कब हुआ? 1945। इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति को छोड़कर जो कार्यकारी परिषद थी वायसराय की, उसमें सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी भारत में, उसमें 2 लोगों को छोड़कर, एक तो गवर्नर जनरल और दूसरे मुख्य सेनापति यानी सचिव कह सकते हो, उनको छोड़कर सारे सदस्य कौन से होंगे? भारतीय होंगे, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया? हिंदू और मुस्लिम के लिए एक समान प्रतिनिधित्व, हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व की बात की। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक कि एक नई संस्था नई स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं बन जाती। मतलब इन्होंने शिमला समझौता या बेवल योजना में क्या बताया कि जो हमारी कार्यकारी परिषद होगी उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व किया, और जो कार्यकारी परिषद थी वो एक अंतरिम व्यवस्था थी कि जब तक आप लोग नया संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक इसी के तहत शासन चलाया जाएगा, ठीक है। और 1942 में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उन सबको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। ये भी बोला गया वेवेल योजना में। लेकिन आगे क्या हुआ? 1945 में ही इंग्लैंड का इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उस समय वहाँ पर क्या हुआ? लेबर पार्टी के नेता कौन बने? क्लीमेंट एटली सत्ता में आ गए। तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए? क्लीमेंट एटली, और इनकी पार्टी क्या थी? लेबर पार्टी, ठीक। 14 मार्च 1946 को घोषणा की भारतीयों का अधिकार है स्वतंत्र होना, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्लीमेंट एटली जैसे ही सत्ता में आए उन्होंने 14 मार्च 1946 को घोषणा कर दी कि भारतीयों का अधिकार है स्वतंत्र होना और उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ? जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत के नए सचिव नियुक्त हुए। उसके बाद उन्होंने क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। तो अब कैबिनेट मिशन को देखते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 24 मार्च 1946, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पर नाम लिख लेना, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इनके सदस्य थे। इसके लिए इसका मुख्य काम क्या था? भारत के लिए अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना, ठीक है। कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना और उसके साथ स्वतंत्र भारत के संविधान के गठन के लिए एक तंत्र तैयार करना। मई 1946 में भारत में चुनाव की घोषणा की गई। 16 अगस्त 1946 में चुनावी परिणाम आए, ठीक है। 1946 में भारत में चुनाव हुए, 16 अगस्त को इसके परिणाम आ गए। 16 अगस्त को ही मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया? डायरेक्ट एक्शन डे। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए क्योंकि मुस्लिम बहुत कम सीटें जीते थी। अब जब हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए तो इटली का घोषणा पत्र है 1947 में। इन्होंने क्या किया? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने बयान में सत्ता हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 की समय सीमा घोषित की, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? इसी के बीच जब लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बने और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड वेवेल थे 1945 में, 1946 में कौन बन गए? लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में, ठीक। यहीं पर आगे देखते हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन बने तो वेवेल ने एक प्लान दिया था। क्या बोला था इन्होंने? एक ब्रेकडाउन प्लान दिया था और उन्होंने बोला था कि 31 मार्च 1948 को
अंग्रेजों को भारत को पूर्ण रूप से छोड़ देने का सुझाव दिया कि आप लोग 31 मार्च 1948 तक छोड़ दीजिए। ये बेवेल ने अपना सुझाव दिया था। लेकिन और यहाँ पर आपने क्या देखा कि इन्होंने कब कहा था, क्लीमेंट एटली ने 30 जून 1948। फिर हुआ क्या, क्योंकि दंगे बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके थे, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। दंगों के कारण लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, माउंटबेटन ने क्या कहा कि हम इनको 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र कर दो, क्योंकि ये दंगे रोकना अब मुमकिन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। माउंटबेटन को ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे, इन्हें एकीकरण के लिए भारत भेजा गया था, लेकिन जिन्ना संप्रभु पाकिस्तान को लेकर अड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन माउंटबेटन ने भी एक प्लान दिया था, उस प्लान को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि भी पूछ लेता है। माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया था कि देश के सभी प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बनाया जाए। ठीक है, जितने भी प्रांत हैं उनको पहले क्या बना दिया जाए, स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। फिर उन्हें यह चुनने का अधिकार दिया जाए कि वो संविधान सभा का हिस्सा बने या ना बने। ठीक है, इसको डिक्की वर्ड प्लान या बाल्कन प्लान के नाम से जानते हैं, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो माउंटबेटन योजना आई, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई। इसमें क्या बोला गया, भारत के मामले में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभा का गठन किया जाना था। ठीक है, 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे और 2 संविधान सभा का गठन होगा। देसी रियासतों को आज़ाद रहने से इनकार कर दिया गया, जो देसी रियासतें थी उनको आज़ाद रहने से इनकार कर दिया गया। वह भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो सकते थे, मतलब या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो। ठीक है, इसके बाद बंगाल को कोई स्वतंत्रता नहीं थी और पाकिस्तान में हैदराबाद का प्रवेश निषेध था। जो हैदराबाद था उसको ये निषेध लगा दिया गया था कि आप पाकिस्तान में नहीं जा सकते हैं। सीमा विभाजन के मामले पर सर रेडक्लिफ के तहत सीमा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, मतलब जो सीमा का डिवाइडेशन होगा, जो बॉर्डर बनाया जाएगा, उसके लिए किसको चुना गया था, सर रेडक्लिफ के तहत एक सीमा आयोग की स्थापना की गई थी। इस योजना को ब्रिटिश संसद में 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है, जो माउंटबेटन योजना थी, और इसमें ये बोल दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। आगे देखते हैं। अब अपना जो अंतिम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला गया, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जिस पर 16 जुलाई को पेश किया गया था। 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र और प्रभुत्व राष्ट्र बन गए। माउंटबेटन भारतीय क्षेत्र के लिए और जिन्ना पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बने, क्योंकि अभी संविधान सभा लागू नहीं हुई थी, तो उसके लिए भारत के लिए तो माउंटबेटन ही रहे, और पाकिस्तान के लिए किसको बना दिया गया गवर्नर जनरल, जिन्ना को। ठीक है, जब तक नया संविधान नहीं अपनाया गया था तब तक शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी दूसरी क्लास बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें हम लोग क्या सुभाष चंद्र बोस और जितने भी विधायी संशोधन हुए हैं उन सब के बारे में देखेंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।